तुम्हारे पेरेंट्स खुश लग रहे थे। हाँ, खुश तो बहुत है, बस पैसा ही नहीं है। आज पहले लेसन में बुरा ना मानो तो मैं भी बैठना चाहूंगी। जेसिका इकलौती इलिनॉय, शिकागो। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है पैरासाइट। ये एक कोरियन मूवी है जो कि ऑस्कर पाने वाली पहली नॉन इंग्लिश मूवी है। दरअसल इससे पहले सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनी मूवीज ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ करती थी, लेकिन पैरासाइट एक ऐसी मूवी है जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में होने के बावजूद भी इसे बेस्ट फिल्म के साथ साथ बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर भी मिला है। इतने सारे ऑस्कर अवार्ड जीतने के साथ साथ इसने कई और अवार्ड्स की झड़ी लगा दी। ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसमें सामाजिक असमानता, पूंजीवाद और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों के बीच के संघर्ष को दिखाने की कोशिश की गई है। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया से, जहां हम 4 लोगों की एक बहुत गरीब फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में मिस्टर किम, उनकी वाइफ चुंग सुक, उनकी बेटी की जुंग और उनका बेटा कीवू है। ये चारों ही बहुत टैलेंटेड है, लेकिन चारों ही जॉबलेस है। कोई काम न होने से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। वो कोई भी छोटा मोटा काम करके अपने घर का खर्च चला रहे थे। अपनी गरीबी के चलते चारों रोड साइड पे बने एक छोटे से अंडरग्राउंड बेसमेंट में रहते हैं। इस तरह से वो किसी तरह अपने दिन गुजार रहे हैं। अचानक एक दिन कीवू का एक फ्रेंड उससे मिलने आता है। कीवू का फ्रेंड उसे बोलता है कि पिछले कुछ महीनों से वो इस शहर के एक बहुत ही अमीर लड़की को इंग्लिश का ट्यूशन दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे अपनी आगे की स्टडीज के लिए विदेश जाना है। इसीलिए वो चाहता है कि उसकी जगह कीवू उस लड़की को ट्यूशन देने जाए। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि कीवू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही पढ़े लिखे स्टूडेंट की तरह बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है और कीवू का फ्रेंड इस बात को अच्छे से जानता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की बहुत अमीर परिवार से है, तो उसके पेरेंट्स किसी अच्छे स्कूल से पढ़े हुए टीचर्स की तलाश कर रहे हैं। इसीलिए कीवू का फ्रेंड उसे बोलता है कि इंटरव्यू में आने से पहले तुम एक नकली सर्टिफिकेट बना लो। अब क्योंकि कीवू का पूरा परिवार ही जॉबलेस है, इसीलिए वो तुरंत ही इस काम के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह कीवू अपनी बहन कीजुंग की मदद से एक फेक सर्टिफिकेट बना लेता है और उस फेक सर्टिफिकेट को लेकर वो उस लड़की के घर पर इंटरव्यू के लिए पहुंचता है। वो उनका आलीशान घर देखकर बहुत हैरान हो जाता है, जो कि एक रिहायशी इलाके में है। इस घर का मालिक मिस्टर पार्क एक बहुत ही नामी बिजनेसमैन है। इनकी फैमिली में मिस्टर पार्क अपनी वाइफ योनक्यो, बेटी डाहाई और बेटे डासोंग के साथ रहते हैं और कीवू को इस फैमिली की बड़ी बेटी डाहाई को ट्यूशन देना है। हम देखते हैं कि मिसेस पार्क कीवू के फेक सर्टिफिकेट को देख के सेटिस्फाई हो जाती है और उसे ट्यूशन पढ़ाने का काम दे देती है। इसके बाद मिसेस पार्क से बातों बातों में कीवू को पता चलता है कि उनके बेटे डासोंग को आर्ट में बहुत रुचि है। मिसेस पार्क उसे बोलती है कि उन्होंने डासोंग के लिए बहुत टीचर्स को रखा, लेकिन कोई भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। ये बात सुन के कीवू को एक आइडिया आता है कि क्यों ना अपनी बहन कीजुंग को आर्ट टीचर बनाकर लाया जाए। वो मिसेस पार्क को बोलता है कि मेरे एक कजिन की फ्रेंड काफी समय से अमेरिका में आर्ट की पढ़ाई कर रही थी और अब वो वापस यहाँ आ गई है और काम की तलाश कर रही है। इस तरह झूठ बोल के वो मिसेस पार्क को सोचने पर मजबूर कर देता है। मिसेस पार्क कीवू को बोलती है कि क्या तुम उस लड़की को एक बार हमारे घर पे ला सकते हो? डासोंग के टीचर के लिए मैं एक बार उसका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। अगले दिन कीवू अपनी बहन को जेसिका नाम की एक फेक लड़की बनाकर मिसेस पार्क से मिलवाता है। कीजुंग भी अपना फेक सर्टिफिकेट दिखाकर और अपने बातों के जाल में फंसाकर मिसेस पार्क को इम्प्रेस कर लेती है। इस तरह से कीजुंग भी अब डासोंग का टीचर बनकर उस घर में आने लगी। कुछ दिनों पहले तक जहां उनकी फैमिली को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा था, वहीं दोनों भाई बहन ने फेक सर्टिफिकेट दिखाकर बहुत अच्छी जॉब हासिल कर ली थी। कुछ दिनों बाद डासोंग को पढ़ाते हुए कीजुंग को बहुत रात हो जाती है, इसीलिए मिस्टर पार्क अपनी गाड़ी और ड्राइवर को जेसिका को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए भेज देते हैं। रास्ते में जाते हुए कीजुंग को एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना किसी तरह से उसके पिता को इस घर में ड्राइवर की जॉब दिलवा दिया जाए। इसीलिए वो चलती हुई गाड़ी में चालाकी से अपना अंडरवियर छोड़ देती है। अगली सुबह उस अंडरवियर पर मिस्टर पार्क की नजर पड़ती है। उनको शक होता है कि शायद उनका ड्राइवर गाड़ी का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए मिस्टर और मिसेस पार्क आपस में डिसाइड करके अपने ड्राइवर को काम से निकाल देते हैं और अब उन्हें तुरंत ही एक नए ड्राइवर की जरूरत है। कुछ दिनों बाद बातों बातों में मिसेस पार्क जेसिका को बोलती है कि उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत है। ये सुनते ही जेसिका उनसे बोलती है कि कुछ दिनों पहले ही मेरे अंकल के घर पर भी एक बहुत अच्छा और ईमानदार ड्राइवर था, लेकिन मेरे अंकल आंटी फॉरेन शिफ्ट हो गए, इसीलिए शायद वो ड्राइवर भी अब जॉब की तलाश में होगा। ये सुन के मिसेस पार्क उस ड्राइवर से मिलना चाहती है। हम देखते हैं कि इस घटना के बाद अब कीजुंग के पिता मिस्टर किम
मिस्टर पार्क के यहाँ ड्राइवर है। हम देखते हैं कि तीनों उस घर में काम तो करते हैं लेकिन एक दूसरे से अनजान बनकर। अब उनकी फैमिली की कंडीशन पहले से बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ये उनके लिए काफी नहीं था। इस पार्क फैमिली में मून ग्वांग नाम की एक केयरटेकर है जो कि काफी सालों से उनके यहाँ काम कर रही थी। अब तीनों उसे बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी माँ चुंगसुक को वहाँ पर काम पे लगवाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मून ग्वांग इस घर की बहुत पुरानी और वफादार एम्प्लॉय है, तो उसे काम से निकालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल टास्क है। अब कुछ दिनों की छानबीन के बाद कीवू और कीजुंग पता लगाते हैं कि मून ग्वांग को पीच फ्रूट से सीवियर एलर्जी है। पीच फ्रूट के आसपास आते ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए इस घर में कभी भी पीच फ्रूट नहीं आता। दोनों भाई बहन मिलके एक पीच के छिलके के ऊपर छोटे छोटे बालों को निकालकर चुपके से मून ग्वांग के ऊपर छिड़क देते हैं, जिससे वो बहुत बीमार पड़ जाती है। वो अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाती है। उसके पीछे पीछे ड्राइवर किम हॉस्पिटल पहुंचकर एक फोटो इस तरह से खींचते हैं जिसमें मून ग्वांग साफ नजर आती है। हम देखते हैं मिस्टर किम मिसेस पार्क को शॉपिंग पर ले जाते वक्त अपनी फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये फोटो वाली औरत आपके घर की केयरटेकर है। मिसेस पार्क बोलती है हाँ, ये हमारे घर की केयरटेकर है, लेकिन ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है। मिस्टर किम बोलता है कि कुछ दिनों पहले मैं रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था, मुझे वो वहीं दिखी थी, वो मुझे पहचानी हुई लगी। फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे आपके घर पर कई बार देखा है। वो मेरे पीछे बैठ के किसी से फोन पे बात कर रही थी कि उन्हें टीबी की बीमारी है और उसी के ट्रीटमेंट के लिए वो हॉस्पिटल गई थी। लेकिन मिसेस पार्क को उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब रास्ते में मिस्टर किम अपनी बेटी को एक मैसेज करता है कि हम कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। मैसेज को पढ़ते ही कीजुंग फिर से मून ग्वांग के ऊपर चुपके से पीच का पाउडर छिड़क देती है। वो दोबारा छींकने लगती है और छींकते हुए एक टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंकती है। ये सब मिसेस पार्क देख लेती है। अपनी आंखों से मून ग्वांग को इस तरह छींकते देख मिसेस पार्क बहुत हैरान हो जाती है। उधर कुछ देर पहले मून ग्वांग ने जो टिश्यू पेपर डस्टबिन में डाला था उस पर ड्राइवर किम चुपके से थोड़ा सा सॉस लगा देता है और फिर उस टिश्यू को वो मिसेस पार्क को दिखाता है। ये देखकर मिसेस पार्क सोचती है कि शायद सच में ही मून ग्वांग को टीबी की बीमारी हो गई है। अब क्योंकि उस घर में मून ग्वांग ही बच्चों के लिए खाना बनाती थी, तो मिसेस पार्क अब बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई टीबी का मरीज बच्चों के लिए खाना बनाए। इसीलिए अब इस घटना के बाद मून ग्वांग को भी इस घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और इसके बाद ड्राइवर किम बहुत ही चालाकी से अपनी वाइफ चुंगसुक को उस घर में काम पे लगवा देता है। अब चारों ही इस फैमिली में काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे से अनजान बनकर। अभी तक पार्क फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि ये चारों एक ही फैमिली से हैं। आज डासोंग का बर्थडे है, इसीलिए सभी फैमिली मेंबर्स कुछ दिनों के लिए हॉलिडे पे जाते हैं। अब क्योंकि मिसेस किम इस घर की केयरटेकर है, तो वो इस घर की जिम्मेदारी मिसेस किम के ऊपर छोड़ के जाते हैं। मिसेस किम मौके का फायदा उठाकर अपनी फैमिली को वहाँ बुला लेती है। अब चारों इस घर में आकर मौज मस्ती करते हैं। वो घर के हर एक सामान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो उनके बाथरूम, बेडरूम और हर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही खूब ड्रिंक करते हैं। इसी तरह से जब रात में चारों बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे, तभी उनके घर का डोरबेल बजता है। पहले तो सब डर जाते हैं, लेकिन अंदर से कैमरे में देखने से उन्हें पता चलता है कि इस घर की पुरानी केयरटेकर आई है। वो बताती है कि वो अपना कुछ जरूरी सामान यहाँ भूल गई थी, इसीलिए वो इसे यहाँ लेने आई है। मिसेस किम घबराते हुए दरवाजा खोलती है और बाकी लोग घर में छुप जाते हैं, जिससे मिसेस ग्वांग को उनके बारे में पता न चल सके। मून ग्वांग घर में घुसते ही सीधे बेसमेंट में चली जाती हैं। हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में एक सीक्रेट रास्ता है, जहां से उस घर में मौजूद सीक्रेट सेफ्टी चैम्बर में जा सकते हैं। हम देखते हैं कि मून ग्वांग सीधे उस सेफ्टी चैम्बर में जा रही है। मिसेस किम भी मून ग्वांग के पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि अंदर पहले से ही एक आदमी मौजूद है और मून ग्वांग अब उसे खाना खिला रही है। ये सब देखकर मिसेस किम घबरा जाती है। मिसेस किम को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है और ये आदमी यहाँ कैसे पहुँचा। मून ग्वांग मिसेस किम को बोलती है कि ये आदमी उनका हस्बैंड है और पिछले 4 सालों से उसने उन्हें वहाँ छुपा कर रखा है। मून ग्वांग आगे बताती है कि उसके हस्बैंड ने बिजनेस के लिए बहुत सारा लोन लिया था, लेकिन बिजनेस डूबने की वजह से उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई और वो लोन नहीं चुका पाया। इसीलिए अब लोन रिकवरी वाले मून ग्वांग के हस्बैंड को ढूंढ रहे हैं और अब अगर उन लोगों ने उसके हस्बैंड को ढूंढ निकाला तो उन्हें लोन चुकाना ही होगा, नहीं तो वो उसे मार देंगे। इसीलिए उसने अपने हस्बैंड को यहाँ छुपा दिया। मिसेस किम मून ग्वांग को पूछती है कि पार्क फैमिली को बताए बिना तुमने अपने हस्बैंड को यहाँ कैसे छुपाया। मून ग्वांग उन्हें बोलती है कि पार्क फैमिली के इस घर को खरीदने से पहले ये घर एक आर्किटेक्ट का था। उन्होंने इस चैम्बर को बनाया था जिससे कभी भी वॉर के समय वो यहाँ छुप सके और मून ग्वांग पहले उस आर्किटेक्ट के पास ही काम करती थी, इसीलिए उसे इस सीक्रेट चैम्बर के बारे में पता है। कुछ समय बाद उस आर्किटेक्ट ने अपने इस घर को पार्क फैमिली को बेच दिया, लेकिन उन्होंने पार्क फैमिली में किसी को भी इस सीक्रेट चैम्बर के बारे में नहीं बताया
और इसीलिए पार्क फैमिली के यहाँ शिफ्ट होने से पहले ही मैंने अपने हस्बैंड को इस चैम्बर में छुपा दिया। मैं रोज रात चुपके से आके इन्हें खाना खिला के जाती हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक मेरी जॉब चली गई और मुझे इस घर को छोड़ना पड़ा और उसी दिन से मेरे हस्बैंड इस चैम्बर में बिना खाए पिए पड़े हैं। मून ग्वांग हाथ जोड़कर मिसेस किम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इस बारे में आप किसी को कुछ मत बताना, मैं आपको हर महीने कुछ पैसे दूंगी और इसके बदले आप प्लीज इन्हें एटलीस्ट हफ्ते में एक बार खाना दे देना। लेकिन मिसेस किम किसी भी तरह उसकी बातों से सहमत नहीं होती। वो बोलती है कि तुमने इतने सालों से इस घर के मालिक को धोखा दिया, रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ये सारी बातें बाकी के 3 लोग भी चुप के सुन रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक का पैर फिसलने से वो तीनों उनके सामने आके गिरते हैं। उन सबको यहाँ देखकर पहले तो मून ग्वांग हैरान हो जाती है, फिर उनकी बातों से मून ग्वांग को पता चलता है कि ये चारों एक ही फैमिली से हैं और चारों ही मिलके मिस्टर एंड मिसेस पार्क को धोखा दे रहे हैं। मिसेस ग्वांग तुरंत ही उनके आपस की बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अब वो उन्हें बोलती है कि रुको, अब मैं तुम लोगों का पर्दाफाश करूंगी। अब दाव उल्टा पड़ गया। चारों मून ग्वांग से माफी मांगते हैं, लेकिन अब मून ग्वांग उनकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। इसीलिए वो चारों मिलके अब मून ग्वांग को जबरदस्ती पकड़कर उसके मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। अब छीना झपटी के बीच लैंडलाइन पे मिसेस पार्क की कॉल आती है। मिसेस पार्क मिसेस किम को बोलती है कि अचानक मौसम खराब होने से हम वापस घर आ रहे हैं, आप हम सभी के लिए कुछ खाना बना दो। ये बातें सुनते ही सबकी हालत डर के मारे बहुत खराब हो गई है, क्योंकि पूरे ही घर में पार्टी का माहौल है। अब अगले 8 मिनट में ही उन्हें सारा घर, बेडरूम, बाथरूम सब कुछ सही करना है। सबसे पहले वो मून ग्वांग और उसके हस्बैंड के हाथ पांव बांधकर बेसमेंट में रख कर आते हैं, लेकिन मून ग्वांग उसी हालत में उस चैम्बर से बाहर आने की कोशिश करती है। किचन से ये सब देखकर मिसेस किम धक्का मारकर मून ग्वांग को दोबारा उस बेसमेंट में गिरा देती है। अब इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मून ग्वांग के सर पे बहुत गहरी चोट आती है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। समय की कमी से वो मून ग्वांग और उसके हस्बैंड को उसी बेसमेंट में बंद कर देते हैं। पार्क फैमिली के वापस लौटने से पहले ही वो सब किसी तरह से सब कुछ अरेंज कर लेते हैं और फटाफट सब उसी घर में छुप जाते हैं। कुछ ही समय में मिसेस पार्क अपनी फैमिली के साथ घर वापस पहुंचती है, लेकिन कुछ देर पहले हुई उस भयानक घटना के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। मिसेस पार्क मिसेस किम को खाना खाते हुए बोलती है कि कुछ साल पहले डासोंग का बर्थडे था, तब आधी रात को डासोंग केक खाने के लिए किचन में गया। उसने वहाँ किसी भूत को देखा और वो वहीं बेहोश हो गया। इस घटना से डर इस कदर उसके मन में बैठ गया कि वो कभी कभी बेहोश हो जाता है और इसके बाद से ही हम डासोंग का बर्थडे कभी भी इस घर में नहीं मनाते। दरअसल डासोंग जिसे देखकर डर गया था वो कोई भूत नहीं था, वो असल में मून ग्वांग का हस्बैंड था, जो उस सीक्रेट चैम्बर से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में खाना खाने आया था। अंधेरे में डासोंग उसे भूत समझकर डर गया। डिनर के बाद डासोंग अपने टेंट को लेकर गार्डन चला जाता है। उस रात वो अपने टेंट में घर के बाहर ही रहना चाहता। बच्चे की जिद के आगे मिस्टर एंड मिसेस पार्क भी राजी हो जाते हैं। बच्चे के ऊपर नजर रखने के लिए मिस्टर एंड मिसेस पार्क ड्राइंग रूम के सोफे पर ही सोने का प्लान बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर एंड मिसेस पार्क जिस सोफे पे सो रहे हैं, मिस्टर किम, कीवू और कीजुंग उसी सोफे के सामने एक छोटे से टेबल के नीचे छुपे हुए हैं। अब सोफे पे लेटते ही मिस्टर पार्क को अपने ड्राइवर किम की स्मेल आ रही थी। वो मिसेस पार्क को बोलते हैं कि हमारे ड्राइवर से बहुत ही खराब स्मेल आती है, जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है और पता नहीं क्यों इस वक्त भी मुझे ऐसी ही स्मेल आ रही है। दरअसल इस बात में सच्चाई भी है। किम फैमिली जहाँ रहती थी उस बेसमेंट में उनके घर की हालत बहुत खराब थी, इस वजह से उनसे बहुत गंदी स्मेल आती थी। टेबल के नीचे से ये सारी बातें सुन के मिस्टर किम को बहुत बुरा लगता है। मिस्टर एंड मिसेस पार्क के गहरी नींद में सोने के बाद तीनों धीरे धीरे वहाँ से निकलकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर तेज बारिश होने की वजह से सब भीग जाते हैं। साथ ही उनका घर बेसमेंट में होने की वजह से वहाँ पानी भर जाता है। अपनी इस दुर्दशा पर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि समय चक्र से जहाँ कुछ समय पहले तक वो एक रिहायशी घर में आराम से रह रहे थे, वहीं अब उनके घर में पानी भरने से रात में रहने के लिए उनके पास कोई जगह भी नहीं है। इसीलिए किम फैमिली और उनके इलाके के लोग अपनी रात उसी इलाके के एक गवर्नमेंट शेल्टर में बिताते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सर पर चोट की वजह से मून ग्वांग की अब मौत हो चुकी है और इस घटना के अगले ही दिन डासोंग का बर्थडे था। अब क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं जा सके तो उन्होंने घर पर ही एक पार्टी अरेंज कर ली, जहाँ उन्होंने कई सारे हाई क्लास लोगों को इनवाइट किया। उन्होंने इस पार्टी में कीवू और कीजुंग को भी इनवाइट किया और साथ ही ड्राइवर किम को भी उन्होंने आज काम पे बुलाया है। लेकिन पिछली रात घर में पानी घुसने की वजह से किम फैमिली बहुत अपसेट है। फिर भी सभी वहां जाने को राजी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मिसेस पार्क अपने ड्राइवर मिस्टर किम के साथ पार्टी के लिए शॉपिंग करने जाती है। शॉपिंग के दौरान वो अपनी किसी फ्रेंड को फोन पे बताती है, थैंक गॉड कल रात बारिश हुई, जिससे पॉल्यूशन तो कम हुआ ही, साथ में मौसम भी सुहावना हो गया। अब हम पार्टी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन ये बात सुन के मिस्टर किम को बुरा लगता है, क्योंकि पिछली रात की बारिश की वजह से ही उन्होंने अपने
घर को खो दिया है। शॉपिंग से वापस आते समय मिस्टर किम नोटिस करते हैं कि मिसेस पार्क अपने नाक पे हाथ रख के बैठी है, क्योंकि मिस्टर किम से अभी भी स्मेल आ रही है। इन सारी घटनाओं से मिस्टर किम का मूड अब बहुत खराब हो गया है। हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो गई है और सारे मेहमान के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। डा सॉन्ग को खुश करने के लिए मिस्टर पार्क और मिस्टर किम को मिलकर एक छोटा सा नाटक करने का प्लान था। इसीलिए मिस्टर पार्क मिस्टर किम के साथ इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मिस्टर किम के चेहरे की उदासी को मिस्टर पार्क नोटिस करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ओवरटाइम मिल रहा है ना। उधर अंदर से कीवू अपने स्टूडेंट डाहाई के साथ पार्टी में आए हाई क्लास लोगों को देखता है। उन्हें देखकर उसका भी मूड ऑफ हो जाता है। उसे रिग्रेट होता है कि वो तो इस पार्टी में जाने लायक ही नहीं है, वो यहाँ बस अपने फेक सर्टिफिकेट की वजह से है। ये सब सोच के उसे और ज्यादा टेंशन होने लगती है। वो सोचता है कि अगर बेसमेंट में बंद मून ग्वांग अपने हस्बैंड के साथ बाहर आ जाए तो उनका सच सबके सामने आ जाएगा, जिससे वो दोबारा जॉबलेस हो जाएंगे और उन्हें वापस उस गरीबी में जीना पड़ेगा। इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना बेसमेंट में जाके मून ग्वांग और उसके हस्बैंड को ही मार दिया जाए। इसीलिए अपने हाथ में एक पत्थर लेकर वो चुपके से उन्हें मारने के लिए जाता है। उसके बेसमेंट में पहुंचते ही मून ग्वांग का हस्बैंड अचानक ही उस पर हमला कर देता है। वो कीवू के हाथ से पत्थर छीनकर उसे ही मारने लगता है, क्योंकि उन चारों की वजह से ही उसकी वाइफ की मौत हो गई। मून ग्वांग का हस्बैंड किचन से एक बड़ा सा चाकू लेकर पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में उसे कीजुंग दिखती है। वो भाग के कीजुंग के सीने में चाकू से वार करता है, जिससे कीजुंग घायल अवस्था में जमीन पर गिर जाती है। उसे देखकर उसके पिता मिस्टर किम उसके जख्म दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जख्म गहरा होने की वजह से खून बंद नहीं हुआ। इधर अपनी बेटी की हालत देखकर मिसेस किम भाग के मून ग्वांग के हस्बैंड को मारने की कोशिश करती है। थोड़ी बहुत हाथापाई के बाद एक धारदार हथियार से वो उसे मार देती है। ये सब देखकर पार्टी में भगदड़ मच जाती है। इन सब के बीच मिस्टर किम अपनी घायल बेटी को लेकर बैठा है। वो सबको देखकर सोचता है कि इस पार्टी में इतने लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उसकी बेटी को बचाने के लिए सामने नहीं आया। वो नोटिस करता है कि डाहे भीड़ में उसके घायल बेटे कीवू को अपने पीठ पे उठाकर खड़ी है। इन सब के बीच पार्क फैमिली का छोटा बेटा डासोंग मून ग्वांग के हस्बैंड को देखता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। अपने बेटे को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए मिस्टर पार्क अपने ड्राइवर मिस्टर किम को जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन अपनी बेटी को इस हाल में छोड़कर जाना मिस्टर किम के लिए पॉसिबल नहीं। इसीलिए वो अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर मिस्टर पार्क की ओर फेंक देता है। चाबी सीधे जाके मून ग्वांग के हस्बैंड के ऊपर गिरता है। मिस्टर पार्क जैसे ही चाबी उठाने के लिए झुकते हैं, बहुत दिनों से ना नहाने की वजह से मून ग्वांग के हस्बैंड की बॉडी से उन्हें बहुत स्मेल आती है। वो जल्दी से अपनी नाक बंद कर लेते हैं। इस बार ये देखकर मिस्टर किम गुस्से में अपना आपा खो बैठता है। वो जल्दी से कीजुंग के पास पड़े एक चाकू को उठाकर मिस्टर पार्क को मार देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को मून ग्वांग के हस्बैंड से तुलना कर रहा था। उसके ही जैसे ये चारों भी एक छोटे से बेसमेंट में रहते हैं और उनसे भी मून ग्वांग के हस्बैंड के जैसी स्मेल आती है। मिस्टर किम को महसूस होता है कि अमीर लोग शायद गरीब लोगों को इसी तरह से बहुत तुच्छ नजर से देखते हैं। इसीलिए मिस्टर पार्क का मर्डर करके वो वहाँ से भाग जाता है। इस तरह से इस घटना के बाद कीजुंग, मून ग्वांग का हस्बैंड और मिस्टर पार्क मारे जाते हैं। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं 1 महीने बाद कीवू अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। सर पे चोट की वजह से वो पिछले 1 साल से कोमा में था। उसके ठीक होने के बाद कीवू और उसकी मां को अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि अदालत ने इन सब की वजह सेल्फ डिफेंस माना और उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया। लेकिन मिस्टर पार्क के मर्डर के जुर्म में मिस्टर किम के लिए बहुत लंबी सजा की घोषणा कर दी। वहीं उस घटना के बाद से मिस्टर किम लापता है। इन सारी घटनाओं के कुछ महीनों बाद मिसेस पार्क उस घर को बेच के कहीं दूसरी जगह चली जाती है कि वो बीच बीच में दूर से एक ऊंचे पहाड़ से उस घर को देखता है और उस घर में बिताए अपने बहुत अच्छे समय को याद करता है। इस तरह से एक दिन कीवू नोटिस करता है कि उस घर में एक लाइट ऑन ऑफ हो रही है, जिसका स्विच उसी सीक्रेट बंकर में था। साथ ही उसे ये भी पता है कि इस तरह से बल्ब के ऑन ऑफ करने के साइन लैंग्वेज को मॉर्स कोड बोलते हैं। इस कोड की मदद से किसी भी सीक्रेट मैसेज को एक से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इस कोड को डिकोड करने के बाद कीवू को पता चलता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा और सुरक्षित हैं। वो अभी भी उस बेसमेंट में छुपे हुए हैं, जहाँ इतने सालों से मून ग्वांग का हस्बैंड छुपा हुआ था। बेसमेंट में सर्वाइवल के लिए मिस्टर किम रोज रात को किचन में जाके उस नई फैमिली के फ्रिज में से खाना चुराया करता है और एक रात को मौका पाकर उसने मून ग्वांग के लाश को बेसमेंट से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर दफना दिया है। उधर मिस्टर किम के जिंदा होने की खबर से कि वो बहुत खुश हो जाता है। वो मन ही मन अपने पिता को प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो इस घर को खरीद लेगा, जिससे उसके पिता बिना किसी डर के उस बेसमेंट से बाहर आ सके और वो अपनी माँ के साथ उनका बाहर ही इंतजार करेगा। हम देखते हैं ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि उसने अपने पिता से प्रॉमिस किया था। उसने घर को खरीद लिया है और अब मिस्टर किम बिना किसी डर के उस बेसमेंट से बाहर आ रहे हैं।
जहाँ उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल ये सब कीवू की कल्पना थी। कीवू अपनी माँ के साथ अभी भी उस पुराने बेसमेंट में रहता है। ज्यादा लालच ने उनके हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। वो जहाँ पे थे वहीं पे दोबारा पहुँच गए और अपनी लालच की वजह से ही उन्होंने अपने फैमिली के 2 सदस्यों को खो दिया है। की जुंग अब इस दुनिया में नहीं रही और मिस्टर किम उस बेसमेंट में फंसे हुए हैं और अगर वो किसी तरह से वहाँ से निकलने में कामयाब भी हो जाए तो बाहर एक लंबी जेल की सजा उनका इंतजार कर रही है। इसीलिए मजबूरन उन्हें अपना बाकी का जीवन भी उसी बेसमेंट में ही बिताना पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।